गंजी स्टूडेंट की जादुई कंघी। सभी बच्चे अपनी कक्षा में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी एक गरिमा नाम की लड़की बहुत चुपचाप शांति से अपनी डेस्क पर बैठी होती है। गरिमा के सिर पर एक भी बाल नहीं था। वो बचपन से ही गंजी थी, जिसकी वजह से कक्षा के सभी बच्चे गरिमा का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे देखो देखो, वो देखो गंजी टाट कैसे बैठी है। ये तो पूरा उजड़ा चमन है, हमेशा गंजी रहती है, कभी इसके सर पर बाल नहीं आते। हाँ हाँ, पता नहीं आखिर इसके साथ ऐसा क्यों है। हम सभी के बाल देखो कितने लंबे और सुंदर हैं, लेकिन इसके टकले पर तो बाल ही नहीं आते। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे सर पर बाल नहीं है तो क्या हुआ, मैं सुंदर तो दिखती हूँ। अरे सुंदरता तो लड़की के बालों से ही होती है, और तुम्हारे तो बाल ही नहीं है, अब सुंदर होने का फायदा भी क्या है। सभी बच्चे गरिमा के ऊपर हंसने लगते हैं, जिसके बाद गरिमा बेचारी शांत होकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वहां पर टीचर आ जाती हैं और सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। टीचर के पढ़ाने के बाद सभी बच्चे आपस में सेंटा क्लॉज की बातें करने लगते हैं। मैंने तो इस बार सेंटा क्लॉज के आने की पूरी तैयारी कर ली है। जब सेंटा क्लॉज मेरे घर पर आएंगे तो मेरे क्रिसमस ट्री को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और मुझे एक अच्छा सा तोहफा भी देकर जाएंगे। अरे तुमने ही नहीं, मैंने भी पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे ही सेंटा क्लॉज आएंगे तो मैं उनसे अपने लिए एक अच्छा सा तोहफा भी मांगूंगी। हम सबके घर पर तो सेंटा क्लॉज आएंगे, लेकिन बेचारी गरिमा के पास सेंटा क्लॉज तो आएंगे ही नहीं। तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? सेंटा क्लॉज मेरे घर पर भी आएंगे। तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे घर पर सेंटा क्लॉज कैसे आएंगे? सेंटा क्लॉज तो केवल उन्हीं के घर जाते हैं जिनका घर सुंदर सा हो और अच्छे से सजा हुआ हो और उस घर के अंदर क्रिसमस ट्री भी हो। लेकिन तुम्हारे घर में क्या है? तुम्हारे घर में तो खाने के लिए ही कुछ नहीं है, ऊपर से तुम लोग झोपड़ी में रहते हो। अगर हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि सेंटा क्लॉज मेरे घर पर नहीं आएंगे। सेंटा क्लॉज केवल उसी घर में जाते हैं जिसका घर अच्छे से सजा हो और वहाँ पर क्रिसमस ट्री हो। खैर छोड़ो, तुम्हें बताकर भी क्या फायदा, तुम्हारे पास तो सेंटा क्लॉज आने ही नहीं वाले। बेचारी गरिमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, गरिमा अपने घर पर लौट आती है। उसका मायूस चेहरा लटका हुआ देख उसकी माँ उससे पूछती है, अरे बेटी गरिमा, क्या हुआ? तुम स्कूल से आज इतनी उदास होकर आए हो? माँ, पहले तो स्कूल के बच्चे मेरे गंजे होने के ऊपर हंसा करते थे, अब तो मेरी गरीबी के ऊपर हंसते हैं। माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है। अरे बेटी, लोगों का तो काम ही है मजाक उड़ाना। लोगों की बातों को इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा, इसलिए लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दो। तुम मेरी राजकुमारी हो, तुम्हारे जितना खूबसूरत कोई भी नहीं। तो क्या हुआ, तुम्हारे सर पर बाल नहीं है? अरे ये सब तो ऊपर वाले की देन है, एक दिन देखना तुम्हारे भी सर पर बहुत सारे बाल होंगे। सावित्री अपनी बेटी को हौसला देती है, जिसके बाद सावित्री खूब मेहनत करके थोड़े से पैसे जोड़ती है और अपनी बेटी गरिमा को एक हॉस्पिटल में लेकर जाकर चेकअप करवाती है। जिसके बाद डॉक्टर सावित्री से कहते हैं, देखिए, आपकी बेटी के पैदाइशी सिर पर बाल नहीं है, इसका मतलब अब उसके सिर पर बाल कभी भी नहीं आ सकते। ये सब गरिमा सुन लेती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री अपनी बेटी गरिमा को वापस घर ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद क्रिसमस का दिन आ जाता है। सभी बच्चे सेंटा क्लॉज की तैयारी में लगे होते हैं। कोई सेंटा क्लॉज की तरह लाल कपड़े पहनकर घूमता, तो कोई सेंटा क्लॉज के आने की खुशी में क्रिसमस ट्री सजाता। वहीं कहीं न कहीं गरिमा के मन में भी सेंटा क्लॉज का ख्याल आता है, काश सेंटा क्लॉज मेरे घर पर भी आए। क्रिसमस वाले दिन जब सभी लोग रात को सो जाते हैं, तो बादलों के अंदर से सेंटा क्लॉज सफेद घोड़े की बग्गी में आसमान को जगाते हुए गांव में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो गरिमा के पास जाते हैं और उसे नींद से जगाते हैं। उठो गरिमा, देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। गरिमा जैसे ही नींद से उठती है, सेंटा क्लॉज को देखकर हैरान रह जाती है। क्या सच में आप मेरे लिए यहाँ पर आए हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गरिमा रोने लगती है और कहती है,
मेरे सर पर बाल नहीं है। सैंटा क्लॉज जी, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरे सर पर बाल आ जाए। सेंटा क्लॉज अपने झोले से एक सुनहरी जादुई कंघी निकालकर गरिमा को देते हुए कहते हैं, गरिमा, यह एक जादुई कंघी है। जब तुम इसे अपने सिर पर फेरोगी तो तुम्हारे बाल उगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये जादुई कंघी है, तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। हो। ऐसा कहकर सेंटा क्लॉज अपने सफेद घोड़े की बग्गी में बैठते हैं और वहां से आसमान में उड़ते हुए गायब हो जाते हैं। क्या सचमुच ये जादुई कंघी है? एक बार मैं इसे अपने सर पर फेर कर देखती हूँ। जैसे गरिमा कंघी को अपने सिर पर फेरती है, उसके लंबे घने काले बाल उगाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई कंघी है। ऐसा होने के बाद गरिमा जादुई कंघी से कहती है, जादुई कंघी, हमारे पास अपना खुद का घर नहीं है, क्या तुम हमें हमारे लिए एक प्यारा सा घर बना सकती हो? उसके इतना कहते ही जादुई कंघी उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को बहुत बड़ा और सुंदर घर बना देती है। गरिमा तुरंत अपनी माँ को उठाती है और कहती है, माँ, जल्दी से उठो, देखो सैंटा क्लॉज मुझे जादुई कंघी देकर गए, जिसकी मदद से अब हम लोगों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सावित्री जब अपना घर देखती है तो वो हैरान रह जाती है और अपनी बेटी गरिमा के सिर पर बाल देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। क्या ये सब सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। सावित्री और गरिमा बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जैसे कि सवेरा होता है, गरिमा अपने लंबे घने काले बालों के साथ अपने स्कूल में जाती है, जहां वो अपनी जादुई कंघी के बारे में अपने सभी दोस्तों को बताती है। देखो, कल रात सैंटा क्लॉज मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ये जादुई कंघी दी, जिससे मेरे बाल भी आ गए और मैं जादुई कंघी से कुछ भी मांग सकती हूँ। ये सब तो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे पता था तुम लोगों को मेरी बातों का विश्वास नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हें भी जादू दिखाती हूँ। गरिमा अपनी जादुई कंघी से कहती है, ऐ मेरी जादुई कंघी, मुझे एक प्यारी सी ड्रेस चाहिए। गरिमा के इतना कहते ही जादुई कंघी से उसके लिए खूबसूरत सी ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद गरिमा उसे पहन लेती है और बहुत सुंदर लगने लगती है। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई कंघी है। क्या तुम इससे हमारे लिए खिलौने भी मांग सकती हो? गरिमा अपनी जादुई कंघी से सभी बच्चों के लिए खिलौने भी मांगती है। उस दिन के बाद से गरिमा और उसकी माँ सावित्री की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उन्हें जब भी कुछ चाहिए होता तो वो जादुई कंघी की मदद से मांग लेते और उनकी परेशानी दूर हो जाती। अब वो दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं और कोई भी अब गरिमा का मजाक नहीं उड़ाता। गरीब का क्रिसमस। मार्था के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। मार्था, उसका पति जॉनी और 2 प्यारे बच्चे मैरी और डेविड। जॉनी एक चर्च के बाहर मोमबत्ती और फूल बेचा करता था, जिसकी बिक्री के बदले में जो 4 पैसे उन्हें मिलते, उन्हीं से घर का गुजर बसर चलता। कम आमदनी में भी मार्था के परिवार में खुशियों की बड़ी चहल पहल थी। मगर कुछ वक्त बाद जॉनी दुखदाई दुनिया को अलविदा कह गए। जॉनी के ऐसे चले जाने से मार्था का चेहरा मुरझा गया था। साथ ही उसके बच्चों का खिलखिलाते हुए चेहरे पर मायूसी का मंजर छा गया। गॉड जीसस, ये कैसी गरीबी है कि एक माँ अपने बच्चों के खातिर पेट भर 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रही। रो मत माँ, आपको याद है चर्च के फादर हमें क्या सिखाते हैं कि जब भी दुख हमारे घर का द्वार खटखटाते हैं या जीवन में दस्तक दे जाए तो हमें आंसू नहीं बहाना बल्कि प्रे करना है। अपनी बेटी मैरी में सूझबूझ भरे शब्द सुनकर मार्था के आंसू बहना बंद हो जाते हैं, जिसके बाद मार्था अपने भूखे प्यासे दोनों बच्चों डेविड और मैरी के संग चर्च आकर घंटों घुटनों पर जीसस से मन ही मन प्रे करती है। जीसस, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं मगर इन्हें खिलाने के लिए मेरे पास एक दाना भी नहीं। मार्था की आंखों से बहते दुख को देखकर फादर थॉमस उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, हे माय चाइल्ड, व्हाट्स हैपेंड? फादर, मेरे पति जॉनी हमें छोड़कर चले गए। मेरे बच्चे पिछले 2 दिन से भूखे हैं, मगर मुझ गरीब माँ के पास एक खोटा सिक्का तक नहीं जो मैं इन्हें खाना खिला सकूं। डरती हूँ कि कहीं इन्हें, जिन्हें कोख में रखकर गोद से पांव पर खड़ा किया, वह भूख के कारण मौत का कौर न हो जाए। जीसस ऐसा क्यों कर रहे हैं? माय चाइल्ड,
इसके पीछे जीसस का जरूर कोई खास मकसद होगा। ये कुछ पैसे लो। शुक्रिया फादर। इसी के साथ मार्था अपने बच्चों की बाह थामे बाहर की ओर बढ़ जाती है। तभी भूख से तमतमाते हुए उसके बच्चों के कदम एक खाने के ठेले पर रुक जाते हैं। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। मार्था दुकानदार को पैसे देकर कुछ खाना मोल लेती है, जिसे देखकर दोनों बच्चे ललक पड़ते हैं। तभी डेविड अपनी माँ के फीके मुरझाए चेहरे को देखकर उसकी भूख भाप जाता है। माँ, 2 दिन से आपने भी तो खाने का एक दाना भी नहीं खाया, आप भी खाओ। थोड़ी देर बाद मार्था अपने बच्चों के लिए घर लौट आती है। अगली सुबह मैरी कैलेंडर देखकर खुशी से इचलाती हुई कहती है, देखो माँ, दिसंबर का महीना आज से शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद क्रिसमस आएगा और सेंटा इस बार भी हम दोनों भाई बहन के लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आएंगे। हम केक खाएंगे और बड़ी सी पार्टी करेंगे। मैरी की आंखों में नाच रहे क्रिसमस मनाने के ख्वाब को देखकर मार्था मन में कहती है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैरी कि हर साल सेंटा के भेष में आने वाला शख्स तुम्हारे डैडी थे, जॉनी, जो हमें छोड़कर जीसस के पास जा चुके हैं। आज से दिसंबर का महीना दस्तक दे चुका है। कुछ ही दिन बाद क्रिसमस आने वाला है। खाने पर खर्च करने के बाद मेरे पास सिर्फ यही पैसे बचे खुचे हैं। इससे क्या ही होगा। मार्था खुद में बड़बड़ा ही रही थी कि उसके बच्चे उसकी बढ़ती परेशानी के पैमाने को देखकर बोल पड़ते हैं। माँ, इन थोड़े पैसों से क्यों ना हम क्रिसमस ट्री बनाकर बाजार में बेचें? हाँ, ये ठीक रहेगा। मार्था बचे खुचे पैसों से कुछ ग्लेस पेपर और गोटे और लड़ी मोल लेकर घर आती है और जीसस से प्रे करके क्रिसमस ट्री बनाने लगती है। इस बीच उसकी आंखों में अपने बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने की छवि उभर जाती है, मगर खुली आंखों से देखा ख्वाब सच कहाँ होता है। सुबह से शाम तक मार्था कई सारे क्रिसमस ट्री तैयार कर लेती है, जिसे देखकर उसके बच्चे मार्था की बड़ाई करके उसका साहस बढ़ाते हुए बोलते हैं, अरे वाह माँ, कितना अद्भुत क्रिसमस ट्री बनाया है आपने। हाँ माँ, ये क्रिसमस ट्री तो एकदम असली के जैसा जगमग कर रहा है। बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ इन्हें बेचने, तुम अपना ख्याल रखना। मार्था उन क्रिसमस ट्री को झोले में भरकर बाजार के नुक्कड़ पर बैठी उन क्रिसमस ट्री को सजा धजा कर ग्राहकों को बुलाहट लगाने लगती है। क्रिसमस ट्री ले लो, सुंदर सुंदर क्रिसमस ट्री ले लो, आओ आओ प्यारे बच्चों, क्रिसमस ट्री खरीदो और खुशियाँ मनाओ। गरीब मार्था ग्राहकों को बुलाहट लगा ही रही थी कि स्मिथ नाम का एक शख्स जो अपने बेटे के साथ वहाँ से गुजर रहा था। तभी एंथनी के पांव वहीं थम जाते हैं। वो देखो डैडी, कितना सुंदर क्रिसमस ट्री है, मुझे वो चाहिए। सचमुच एंथनी, वो बहुत ही सुंदर है। इस क्रिसमस ट्री की क्या कीमत है? एक क्रिसमस का पेड़ 50 रुपए का है। ठीक है, 2 दे दीजिए। मार्था को उसके बड़े श्रम के लिए 100 रुपए की शुरुआती कमाई होती है। काफी देरी बाद भी मार्था जाड़े में उस जमीन पर बैठी बाजार में आ जा रहे ग्राहकों को बड़ी बुलाहट लगाती है और देर रात तक घर आती है। समय का चक्र बीतता है, जिसके साथ 15 दिन का पड़ाव पार हो जाता है। बाजार से लौटते हुए मार्था रोजाना पैदल चलकर चर्च आती है और घुटनों पर घंटों बैठकर आंसू बहाते हुए प्रे करती है। जीसस, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मगर मुझे कुछ खास प्रतिफल नहीं मिल रहा। क्रिसमस के पेड़ बनाकर बेचकर भी खास कमाई मेरे हाथ नहीं आ रही। ऐसे कैसे मैं अपने मासूम बच्चों को क्रिसमस पर केक खिलाऊंगी? उनके लिए कपड़े कहाँ से लाऊंगी? मेरी मदद करो गॉड, ताकि इस गरीबी में मेरा अंधेर घर भी क्रिसमस की जीती रोशनी से जगमगा उठे। मार्था के आंसू जैसे ही जीसस की मूर्ति को भिगोते हैं, मानो जीसस की मूर्ति जागृत हो जाती है। तभी फादर उसके पास आते हैं। गॉड ने तुम्हारी सुन ली मार्था, उनसे मिलो, ये पीटर है। मैंने आपको बाजार में देखा था। मुझे आपके क्रिसमस ट्री की कारीगरी बेहद पसंद आई। दरअसल मैं हर साल क्रिसमस पर गरीब बच्चों को गिफ्ट देता हूँ। क्या आप मेरे लिए वो क्रिसमस ट्री बनाएंगी? इससे गरीब बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट मिल जाएगा और एक गरीब माँ को क्रिसमस की खुशी खरीदने के लिए कमाने का निश्चित अवसर। ये सुनकर मार्था की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह मन ही मन जीसस को शुक्रगुजार कर रही थी। उसकी आंखों के आगे उसके गरीब बच्चों की छवि झलक पड़ती है। गरीब मार्था बिना रुके थके क्रिसमस ट्री बनाती है। वहीं दूसरी ओर उसके गरीब बच्चे आस की गांठ बांध कैलेंडर के एक एक दिन को देखते और क्रिसमस के एक दिन पहले मार्था को उसके मेहनत का प्रतिफल मिलता है। थैंक यू गॉड, इससे मैं अपने बच्चों के खातिर क्रिसमस की खुशियां खरीद पाऊंगी। सूरज की किरण फूटने के साथ 25 दिसंबर का दिन दस्तक देता है। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा था। तभी मार्था के बच्चे अपने फीके घर को देखकर कहते हैं, माँ, क्या सेंटा हमें क्रिसमस के उपहार देने नहीं आएगा?
हाँ माँ, हर साल तो सैंटा क्रिसमस से एक रात पहले ही दरवाजे पर आ जाता था, अब की बार ऐसा क्यों? मैरी और डेविड की बात से मार्था का दिल पसीज जाता है और उसकी आंखें डबडबा जाती हैं और उसकी आंखों के आगे जॉनी की छवि उजागर हो जाती है। मार्था मर्म रुझान में कहती है, बच्चों, इस साल सैंटा नहीं आएंगे। मगर क्यों? क्योंकि सैंटा सितारों के आगोश में समा गए हैं। अब वह आसमान में चमकेंगे, बिल्कुल इन क्रिसमस ट्री की रंग बिरंगी रोशनी बनकर। इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें तोहफा दूं। ये रहा तुम्हारा क्रिसमस का उपहार। अरे वाह माँ, ये पिंक फ्रॉक तो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ माँ, मेरी भी शर्ट बहुत सुंदर है। ये यप्पी। मार्था से मिला गिफ्ट देखकर गरीब बच्चों का मुरझाया चेहरा गुलाब के जैसे खिल उठता है। वह शाम को नए कपड़े पहनकर मार्था के हाथों बनाया केक काटकर क्रिसमस मनाते हैं। मार्था के घर से गरीबी गायब तो नहीं हुई थी, मगर उसके मासूम बच्चों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और मार्था ने भी जॉनी के जाने के एक वक्त बाद जीना सीख लिया था।